माय लॉर्ड, हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन। मैंने इस दौर ज़बाबंदी में लब कुशाई की जो जुर्रत की है, जुर्म है। जुर्म की जो चाहे सज़ा दें मुझको। आप हैं ज़िल्ले इलाही माय लॉर्ड, आप हैं ज़िल्ले इलाही ना माय लॉर्ड, आपका काम था इंसाफ़, तो इंसाफ़ करें। आप इंसाफ़ को बदला कर दें। आप आज़ाद हैं इंसाफ़ को बदला कर दें, आप इंसाफ़ को जो चाहे शक्ल दें, मंज़ूर। आप आज़ाद हैं इंसाफ़ को लब सीने का औज़ार बना दें माय लॉर्ड। आप इंसाफ़ के खंजर से हर एक उँगली को काट कर फेंक दें। काटें तो कुछ ऐसे काटें, कोई उँगली किसी हाकिम पे कभी उठ ना सके। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने जब ये कहा था कि बाबरी मस्जिद के मसले पर जब उन्हें रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी आस्था को पुकारा और आस्था के आधार पर उन्हें रास्ता मिल गया और फिर रास्ता ऐसा मिला कि उसके बाद तमाम दरवाजे और भी जगहों के लिए खुल गए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब, उन्हें भी अब आस्था उनके अंदर जाग रही है और आस्था ही नहीं जाग रही बल्कि किसी दूसरे धर्म को लेकर वो टिप्पणी भी कर रहे हैं खुलेआम और मंच है विश्व हिंदू परिषद का। आस्था और ये कह देना कि इस देश की जो मेजॉरिटी है उसकी वजह से ये देश चल रहा है और उसकी आस्था ही सर्वोपरि होनी चाहिए और उसके लिहाज से ही तमाम कानून भी अ, होने चाहिए। कई तरह की टिप्पणी उन्होंने की और इसको किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ इसका मकसद है? इसके मकसद को भी समझा जाए। हमारे साथ गौहर रज़ा साहब हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। गौहर साहब, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, एक बार फिर बुलाने का, बहुत बुरे हालात में। सर, हम ये कहते हैं कि कम्युनलाइज़ेशन हो गया, सोसाइटी का कम्युनलाइज़ेशन हो गया। बार-बार ये कह दिया जाता था कि देखिए भई ये राजनीति हो रही है, राजनीति वोटों की राजनीति है, इसलिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। धर्म को पुकारा जा रहा है, क्या किसी के रहने या उसके खाने पर टिप्पणी अगर हो रही है, तो ये वोटों की राजनीति। अब आपको ये नहीं लगता कि ये वोटों की राजनीति से मामला बहुत आगे निकल गया? वोटों की राजनीति शुरुआत पे हुआ करती थी, अब ये समाज भी बँट गया, न्यायपालिका जिसको न्यूट्रल होकर काम करना है, वो भी उस फेज़ से आगे निकल चुका है। सोसाइटी जहाँ पर लोग रहते हैं, वो सोसाइटी भी अब वोटों के आधार पे कम्युनलाइज़ नहीं हो रही है, बल्कि वो अपने विचारों के आधार पे कम्युनलाइज़ होने लगी। अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कम्युनल होना है। आप डॉक्टर्स के पास जाइए तो डॉक्टर्स का एक वर्ग है जो पूरी तरह से उसपे 360 का डिफरेंस आ गया है पिछले 8, 9 या 10 साल के भीतर। टीचर्स के भीतर ये डिफरेंस आ गया। पुलिस में ये आरोप शुरू से लगते रहे लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खुल के होने लगा। जो बातें बंद कमरों में होती थी वो अब खुले दरवाजे के बाहर हो रही है, उसपे झिझक भी नहीं है, शर्म भी नहीं है और गर्व के साथ वो तमाम बातें कही जा रही हैं। मौजूदा हालात पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज साहब के बयान हैं, किस तरह से देखें इसे? इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूँ, एक जी। शायर की हैसियत से मैं ये नज़्म पहले पढ़ देना चाहता हूँ। अच्छा। माय लॉर्ड, हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन। मैंने इस दौर ज़बाबंदी में लब कुशाई की जो जुर्रत की है, जुर्म है। जुर्म की जो चाहे सज़ा दें मुझको। आप हैं ज़िल्ले इलाही माय लॉर्ड, आप हैं ज़िल्ले इलाही ना माय लॉर्ड, आपका काम था इंसाफ़, तो इंसाफ़ करें। आप इंसाफ़ को बदला कर दें। आप आज़ाद हैं इंसाफ़ को बदला कर दें, आप इंसाफ़ को जो चाहे शक्ल दें, मंज़ूर। आप आज़ाद हैं इंसाफ़ को लब सीने का औज़ार बना दें माय लॉर्ड। आप इंसाफ़ के खंजर से हर एक उँगली को काट कर फेंक दें। काटें तो कुछ ऐसे काटें, कोई उँगली किसी हाकिम पे कभी उठ ना सके। आप आज़ाद हैं इंसाफ़ को एक बेत में ढालें जिससे सर उठाए कोई गर, उसको सज़ा दें जैसे कोई स्कूल के बच्चों को सज़ा देता है। हाँ, मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन, आप जो चाहे सज़ा दें मुझको। अगर इजाज़त हो तो कुछ और भी मैं अर्ज़ करूँ। हमको इतिहास बताता है कि हर दौर ख़िज़ा में यूँ ही फूल खिलते हैं, तो खिलते ही चले जाते हैं। हमको इतिहास बताता है कि हर दौर ख़िज़ा में यूँ ही फूल खिलते हैं तो खिलते ही चले जाते हैं। एक बादल किसी कोने से उभरता है कहीं और सहरा पे बिखर जाता है और सहरा पे बरस जाता है।
नंगे पेड़ों के किसी शाख पे बैठी कोयल गाने लगती है, तो बस गाती चली जाती है। यूं ही हर सिमत से आती है सदा, वादियां गूंजने लगती हैं उसी नगमे से, और कोई कितना भी चाहे। वादियां गूंजने लगती हैं उसी नगमे से, और कोई कितना भी चाहे कि उसे कैद करे, नगमा हर कैद से आजाद बिखर जाता है। ये एक शायर की वार्निंग है उन सारे जजों के लिए जो अब इस मुल्क को लगातार बांटने में लगे हुए, जो इस मुल्क के संविधान की वजह से जज तो हैं, पर इस संविधान को रौंद रहे हैं। ये उनके लिए वार्निंग है, एक शायर की, जो इस मुल्क के लोकतंत्र को एक नए सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतंत्र नहीं है, जो फैशिज्म है। क्योंकि लोकतंत्र मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के ऊपर आधारित तो है, और वो रिलीजियस माइनॉरिटी, रीजनल माइनॉरिटी, रीजनल मेजॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जबान और खान-पान की मेजॉरिटी इसके ऊपर आधारित नहीं है। जज साहब को ये मालूम होना चाहिए। अगर उन्होंने संविधान की पहली लाइनें भी पढ़ी हैं, अगर उन्होंने संविधान का पहला सिर्फ प्रीएम्बल भी पढ़ा है, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र ख़यालों की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को मानता है। उनका जो बयान आया है, वो बहुत डिस्टर्ब करने वाला बयान है, वो बहुत निंदनीय बयान है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी। मिर्ज़ा साहब, मैं एक ऐसे माहौल में इलाहाबाद में पला-बढ़ा और अलीगढ़ में पला-बढ़ा हूँ, जहाँ जजों की भरमार थी, और मुझे ये मालूम है कि मेरे बचपन का वक़्त वो वक़्त था, जब जज अपने घरों की, अपने ख़ानदानों की शादियों में जाने से कतराते थे। वो पब्लिक लाइफ़ में इस तरह से नहीं बयानबाज़ियाँ किया करते थे, जिस तरह से आज के जज कर रहे हैं। उनको इस बात का गर्व होता था कि वो निष्पक्ष हैं। उनको इस बात का गर्व होता था कि हमारा संविधान निष्पक्ष है। उनको इस बात का गर्व होता था कि वो जो फैसला देने जा रहे हैं, वो निष्पक्ष होगा। वो किसी हिंदू परिषद की या जमात इस्लामी की या मुस्लिम लीग की मीटिंग्स में नहीं जाया करते थे। आज का जज, मुझे ये शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हिंदू परिषद की सिटिंग जज, हिंदू परिषद की एक मीटिंग में गया। अगर आप मुझसे पूछें तो ये जुर्म है। अगर आप मेरी राय जानना चाहें और इस मुल्क के बहुत सारे सेक्युलर लोगों की राय जानना चाहें, तो ये एक जुर्म है। ये मॉरली गलत बात है कि वो वहाँ गए। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। और उसके बाद जो आपने सवाल उठाए हैं, वो बहुत अहम सवाल है कि क्या ये मुल्क पाकिस्तान के रिफ्लेक्शन में, उसकी इमेज में, उसकी परछाई में पनपेगा? हमारे संविधान ने इस देश के हर नागरिक से वादा किया था। यानी इस देश के हर नागरिक ने अपने से वादा किया था। इस मुल्क से वादा किया था, अगली नस्लों से वादा किया था। उस वादे को आज रौंदा जा रहा है। वो वादा था निष्पक्षता का वादा। वो वादा था सेक्युलरिज़्म का वादा। वो वादा था मर्दों और औरतों की बराबरी का वादा। वो वादा था इंसानों की बराबरी का वादा। सिर्फ़ अपने देश के नहीं, दुनिया भर के इंसानों की बराबरी का वादा। वो वादा था हर बच्चे को एजुकेशन दी जाएगी।
वो वादा था इस बात का कि हर एक नौजवान के हाथ में कोई ना कोई रोजगार होगा। हम बहुत सारे वादे पूरे नहीं कर पाए, लेकिन कुछ वादे हमने पूरे किए थे। आज वो जज साहब ये कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि अक्सरियत इस देश को चलाएगी, मेजॉरिटी इस देश को चलाएगी, उसकी आस्थाओं पर ये देश चलेगा। तो जज साहब कुछ और भी जवाब देने पड़ेंगे, और वो जवाब होंगे कि अक्सरियत आप किसे कह रहे हैं, आप मेजॉरिटी किसे कह रहे हैं, कौन सी कास्ट को कह रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के बच्चे, उनकी परवरिश इस तरह से होती है, तो फिर कौन से मुसलमानों की बात कर रहे हैं? आप शियाओं की बात कर रहे हैं, आप सुन्नियों की बात कर रहे हैं, आप देवबंदियों की बात कर रहे हैं, आप कादियानियों की बात कर रहे हैं, या आपको ये पता नहीं है कि मुसलमानों में भी बंटवारा है, या आपको ये पता नहीं है कि जिस हिंदू की आप बात कर रहे हैं वहां बंटवारा है। तो कल क्या मेजॉरिटी पंडितों की होगी, ब्राह्मणों की होगी, वैश्यों की होगी, शूद्रों की होगी? किसकी मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं? इस देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है, उसमें साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं या नॉर्थ इंडिया की मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं? ये कौन सी मेजॉरिटी है जिसका आप नाम ले रहे हैं? संविधान इस मेजॉरिटी और इस माइनॉरिटी को नकारता है, नहीं मानता है। मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन ये सिलसिला शुरू होता है प्रधानमंत्री के उस बयान से, जो बयान उन्होंने डॉक्टर्स के बीच में दिया था। आपने डॉक्टर्स का जिक्र किया कि हमारे देश में तो प्लास्टिक सर्जरी थी, और उस प्लास्टिक सर्जरी का गणेश जी प्रमाण है। गणेश जी के साथ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे देश में अलग अलग लोगों की अलग अलग मूर्तियों के साथ, अलग अलग भगवानों के साथ, देवताओं के साथ, किसी की अल्लाह के साथ, किसी की यहोवा के साथ आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ये कौन सी मेजॉरिटी है? किस मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं आप? मुसलमानों से मामला सेटल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जज साहब, पाकिस्तान की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की डेफिनेशंस को देख लीजिए। हिंदुओं के साथ मामला सेटल हुआ तो फिर कादियानियों के साथ सेटल करना पड़ा उन्हें, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को। उनके साथ सेटल हुआ तो फिर महाजरीन के साथ सेटल करना पड़ा उन्हें। और आज शिया सुन्नी और बरेलवी और देवबंदियों के बीच में मामले सेटल हो रहे हैं। ये रास्ता खतरनाक है जज साहब, बहुत खतरनाक है। कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस रास्ते के ऊपर मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे। छोड़ दीजिए इसे पॉलिटिशियंस के लिए, राजनेताओं के लिए, जिन्हें गद्दी की लालच है। आपकी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की जिम्मेदारी है, जिसकी आपने शपथ खाई है। आप एक जिम्मेदार गद्दी पर बैठे हुए हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं, बिल्कुल नहीं। गौर साहब, आपने जो लास्ट पे कहा कि पॉलिटिशियंस के लिए आप पॉलिटिक्स छोड़ दें, क्या आपको ये नहीं लग रहा पिछले कुछ वक्त में जो ऑफिशियल्स हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, जजेस हों, उनको एक तरह से चस्का लगा है कि अब रिटायर होंगे तो फिर सियासत का दरवाजा खुलना चाहिए। कहीं मैं ट्वीट पे पढ़ रहा था कि शेखर यादव जो जज साहब जिन्होंने ये बयान दिए हैं, उनका रिटायरमेंट गालिबन 2026 के आसपास। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि हम आप ही में से हैं, हम 26 के बाद रिटायर हो जाएंगे, उससे पहले वीआरएस ले लें, तो हमारे लिए भी एक दरवाजा बना के रखिए, हमें भी एमएलसी, एमएलए या एमपी बनाइए। क्या वो एक फैशन शुरू हो गया है? आप जिस ओहदे पर हैं उसकी अहमियत जाने बगैर, उसकी ताकत को समझे बगैर
आपको सियासत की ताकत ज़्यादा लग रही है कि बहुत ताकतवर है, लिहाज़ा उस ताकत को कैसे हासिल करें, इसलिए इस तरह की तमाम चीज़ों की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। और एक और सवाल, ये तमाम प्रोग्राम इलाहाबाद हाई कोर्ट के गालिबन एक ऑडिटोरियम या उसी कैंपस पे हुआ, क्योंकि पोडियम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखा हुआ। तो क्या इस तरह से विश्व हिंदू परिषद या इस तरह की कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाई कोर्ट के ऑडिटोरियम या जगह को, प्रेमिसेस को आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं? अम, आपने दोनों सवाल बहुत अहम उठाए हैं। अ, मैं ये समझता हूँ कि जो हालात पैदा हुए हैं 2014 के बाद, उसमें आपने ज़िक्र किया था कि जो बातें ड्राइंग रूम्स के अंदर की जाती थीं, अब वो फ़ख्र के साथ बाहर की जा रही हैं और ये हमारी आँखों के सामने हो रहा है। ये कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री तो है नहीं कि हम भूल जाएँ और इसको तोड़-मरोड़ के पेश किया जा सके। लेकिन मेरी परेशानी ये है कि हमारे समाज ने और वो लोग जो गद्दियों पर बैठे हुए थे, उन्होंने ड्राइंग रूम्स के अंदर इन बातों को होने दिया और उसके खिलाफ जिस तरह की सोच, जिस तरह की मॉडर्न सोच, जिस तरह की साइंटिफिकली टेम्पर्ड सोच, जिस तरह की तार्किक सोच पैदा की जानी थी, वो आज ड्राइंग रूम से निकल करके ज़हर की तरह से गलियों और सड़कों में फैल रही है। और उसका असर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें मीडिया में दिखाई दे रहा है। हमें उसका असर जुडिशरी में दिखाई दे रहा है। हमें उसका असर तंत्र में दिखाई दे रहा है। हमें उसका असर पुलिस में दिखाई दे रहा है। इसके खिलाफ जद्दोजहद तो करनी ही पड़ेगी और आपको स्पेड स्पेड कहना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं, ये कुछ लोग हैं, कल को हालात बदलेंगे तो बदल जाएँगे। नहीं, ये नफ़रतें कहीं न कहीं अंदर छुपी हुई थी। फैसिस्ट पॉलिटिकल पावर जो आरएसएस जिसको लीड कर रही है, जिसकी अगुवाई कर रही है, वो कहीं न कहीं समाज के हिस्सा थी। एक तबके का ज़रूर हिस्सा थी। ये जो फैसिस्ट पावर 2014 के बाद इनके हाथ में आई है, तो उसके बाद वो निकल के बाहर आनी ही थी। यानी संघर्ष और लड़ाई जो सेक्युलरिज़्म की है, वो कहीं ज़्यादा गहरी है। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं, वो उसके ऊपर बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि जब तंत्र ही अंदर से खोखला हो जाए, जब डेमोक्रेसी के हर पिलर को दीमकें चाट जाएँ, तो समाज में डेमोक्रेसी को बचाना लगातार मुश्किल हो जाता है और ये मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं। अब जो रिज़ल्ट्स आए हैं और जो उनके ऊपर उँगली उठाई जा रही है, इस वक़्त हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से हरियाणा और महाराष्ट्र के रिज़ल्ट के बाद, तो उसमें 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक बात ये समझनी ज़रूरी है कि फ़ैशिज़्म की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो पूरी तरह से हमारे प्रजातंत्र के एक हिस्से को यानी जिसे हम इलेक्शन कहते हैं, जहाँ हमारे संविधान ने हर नागरिक को बराबरी दी है, उसको किस तरह से सबवर्ट किया जा रहा है, उसको किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, उसको किस तरह से रौंदने की कोशिश की जा रही है। तो हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब अटैक उस वोट के ऊपर भी है, जो हमें बराबरी देता है। कम से कम 1 दिन की तो बराबरी हर नागरिक को ठीक। देता ही देता है। और ये हिम्मत अगर हमने बढ़ने दी और हमने जज साहब जैसे लोगों के ऊपर उँगली नहीं उठाई और सवाल नहीं उठाया, तो हम बहुत भयानक वक़्त की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं। हम इस देश का कल्चर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो 75 साल में एक कल्चर डेवलप हुआ था, जिसमें वाद-विवाद जो हमारी पुरानी 2500 साल की तहज़ीब का हिस्सा है और मैं 2500 साल इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास जो टेक्स्ट मौजूद हैं,
जो ग्रंथ मौजूद हैं, जो किताबें मौजूद हैं, उनके अंदर लगातार वाद-विवाद मौजूद है और हर सवाल की रिस्पेक्ट मौजूद है। उसका एक जवाब गलत हो या सही हो जवाब, ठीक, वो अलग बात है। लेकिन सवाल उठाना उन ग्रंथों के अंदर मौजूद है। ये खत्म करना। हो सकता है कि कल जज साहब मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगा दें, जो कुछ मैंने कहा है। लेकिन ये अगर बढ़ता गया समाज के अंदर कि आप उँगली नहीं उठा सकते और कोई भी जज उठ के कह सकता है कि शक्ल देख करके भी गुस्सा आ सकता है मुसलमान की, अपने जजमेंट में लिख सकता है। या कोई जज ये कह सकता है कि मोर का प्रजनन आँसुओं से होता है। या कोई जज ये कह सकता है कि गाय ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती है। तब फिर परेशानी तो होगी ही। तब फिर वो रास्ता जो हम चुन रहे हैं, वो भयानक मंज़िल की तरफ तो लेकर के ही जाएगा। ये हम अपने पड़ोसी मुल्कों में, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि श्रीलंका का हाल हम देख रहे हैं, म्यांमार का देख रहे हैं, उनका कोई लेना-देना मुसलमानों से नहीं। ठीक। जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, वो लगातार मैं बार-बार पाकिस्तान का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो हमसे अलग हुए हैं। वहाँ लकीर हमने खींची है। अंग्रेज़ों की मदद से उन लोगों ने जो नफ़रत चाहते थे इस मुल्क के अंदर, उस पे बँटवारा किया है और उसमें हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, दोनों के हिंसक लोग शामिल थे और बराबर की हिस्सेदारी थी। खाली वहाँ का मामला नहीं है। नज़र डालिए ज़रा श्रीलंका के ऊपर, ठीक। नज़र डालिए ज़रा म्यांमार के ऊपर, जिन हालात से नेपाल गुज़र रहा है उसके ऊपर नज़र डालिए। क्या हम वो रास्ता चुनना चाहते हैं? कितने कम में इस देश के लोकतंत्र को बेचा जा रहा है। एक गद्दी, एक पार्लियामेंट की सीट, एक किसी कमीशन का चेयरमैन हो जाना, कितने सस्ते में बेच रहे हो। इस देश से अगर मोहब्बत है, तो तुम्हें क्या नहीं दिया है इस देश ने? तुम्हें इस देश की जनता ने वो गद्दियाँ दी हैं, जिनके ऊपर तुम बैठे हुए हो और इस देश को तुम कमज़ोर कर रहे हो, तोड़ रहे हो। जब कोई नफ़रत की बात करता है, जब कोई नफ़रत की बात करता है, तो वो देश को तोड़ रहा होता है, चाहे वो ड्राइंग रूम में की जाए, चाहे वो गलियों में की जाए, चाहे वो विश्व ठीक। हिंदू परिषद की इस मीटिंग में की जाए। वो बँटवारा कर रहा होता है, वो सन 47 को दोहरा रहा होता है और उसे ये एहसास नहीं होता कि वो कितनी खतरनाक बात कर रहा है, अपने देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहा है। गौर साहब, कुछ दिन पहले हमने पार्लियामेंट में जो नई पार्लियामेंट चुन के आई उससे पहले हमने देखा कि दिल्ली के एक सांसद विधुड़ी और उस वक्त अमरोहा के सांसद थे दानिश, उनको लेकर जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया, हमें अफसोस हुआ कि लोकसभा के स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जुम्बिश भी नहीं आई और जांच की बात कह के उस तमाम चीजों को ठंडे बस्ते में डालते और वहां से फिर इस तरह के बयान देने वालों की पुष्टपनाही होती है कि देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट, जहां से देश चला रहे हैं आप, संविधान के तहत आप शपथ लेकर वहां के सांसद बनते हैं, बैठते हैं, कानून बनाते हैं, वहां जब ऐसी भाषा बोल दी जाए और उस पर कोई एक्शन ना हो, तब हम कैसे उम्मीद करें कि सड़क पर, गली मोहल्लों में, तमाम दफातर में इस तरह की भाषा नहीं बोली जाएगी? हम कैसे उनको तंबी कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा ना बोलिए? एग्जाम्पल तो हमें पार्लियामेंट से देना चाहिए, जहां पर सरकार बैठी है, प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं, उन्हें कम से कम उस वक्त एक कड़ा एक्शन लेने की जरूरत थी, उस वक्त एक मैसेज देने की जरूरत थी कि ये भाषा देश की भाषा नहीं है, संविधान की भाषा नहीं है। क्या ये तमाम स्टेप पर, स्टेप बाय स्टेप चीजों को नॉर्मलाइज किया जाने लगा? अब हिंदू मुस्लिम बात या दंगा हो जाए या कोई बात हो जाए, किसी मस्जिद के भीतर मंदिर तलाशा जाए, तो ये एक तरह से नॉर्मलाइज किया जा रहा है चीजों को कि अगर कोई अब बात भी उठे तो ये कह दिया जाए कि ऐसा तो होता ही रहता है भाई, ये तो बयान आ गया तो आ गया।
मिर्ज़ा साहब, आपको क्यों ताज्जुब है इस बात के ऊपर? जब से आरएसएस बनी है, तो अगर आप सावरकर की राइटिंग्स देखें या गोलवालकर की राइटिंग्स देखें, उनमें उन्होंने हिटलर की जो तारीफ़ें की हैं, वो साफ दिखाई देती हैं। वो उनकी हिस्ट्री का हिस्सा हैं। जिस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, उस पूरी उस पूरे स्वतंत्रता संग्राम के साथ ज़माने में, तो वो तो ये एजेंडा लेकर के आए थे। वो तो 2014 में पहली बार हिंदुस्तान की जनता ने उनको बहुमत दे दिया था। झूठ के आधार पर दे दिया था, गुजरात मॉडल के नाम के ऊपर दे दिया था, अच्छे दिन आएँगे के नाम पे दे दिया था, 15 लाख के नाम के ऊपर दे दिया था और ये गलती कर दी थी। तो उन्हें तो अपना एजेंडा लागू करना ही था। सवाल ये है कि बाकी लोग कितने सस्ते में, मैं फिर अपने को दोहरा रहा हूँ, इस मुल्क को बेच रहे हैं। इस मुल्क के संविधान को बेच रहे हैं, इस मुल्क के लोकतंत्र को बेच रहे हैं, इस मुल्क के सेक्युलरिज़्म को बेच रहे हैं, इस मुल्क की बराबरी को बेच रहे हैं, इस मुल्क की मोहब्बत को बेच रहे हैं। सवाल ये है और इस सवाल को हमें लगातार उठाते रहना चाहिए। आज भी इस मुल्क का बहुमत, मुझे पूरा यकीन है और ये मैं दिल से यकीन रखता हूँ, वो हिंदू हों या मुसलमान हों, अमन, चैन, शांति, प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं। इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं और इस मुल्क की तरक्की बिना साइंटिफिक टेम्पर के, बिना एजुकेशन के, बिना ऐसी एजुकेशन के जो मुल्क को आगे ले जा सके, हो ही नहीं सकती। रोज़गार अगर नहीं मिल रहा है नौजवान को, तो इस मुल्क की तरक्की की कोई गारंटी नहीं बचती। बेरोज़गारी बढ़ रही है, किसान परेशान हैं, महिलाएँ परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, देश कैसे तरक्की कर सकता है? वो ये एजेंडा लेकर के आए थे। हमें ये समझना चाहिए कि उनकी 100 साल की जो हिस्ट्री है, वो इसी एजेंडे की हिस्ट्री है कि जब हम पावर में आएँगे तो हम यही करेंगे। आपने किसी हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल और उनकी जो 100 से ऊपर ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, किसी एक ऑर्गनाइज़ेशन को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए कभी संघर्ष करते हुए देखा है? कभी कोई नारा उठाते हुए भी देखा है? नहीं। और मैं कहूँ तो इतने बेईमान हैं कि वो उस वक़्त भी खामोश थे, जब कश्मीर में वहाँ के कश्मीरी पंडित के ऊपर ज़ुल्म हो रहा था। बाद में उन्होंने मुद्दा ज़रूर बनाया उसको, लेकिन उस वक़्त उनकी सपोर्ट की सरकार थी। हमें ये याद रखना चाहिए कि नफ़रत शक्लें बदलती रहती है। नफ़रत आपको ये भुला देना चाहती है कि कल जो उसने कहा था, वो कुछ और था और आज जो वो कह रही है, वो कुछ और है। नफ़रत की हिम्मत तब बढ़ती है, मेरे और आपके जैसे लोग खामोश हो जाते हैं। जब मेरे और आपके जैसे लोग कहते हैं कि भई लाउड स्पीकर लगाया है, अज़ान की 5 बार आवाज़ आ रही है, कोई अच्छी ही बात तो है। जागृता कर रहे हैं, तो अच्छी ही बात तो है, कुछ धर्म-कर्म का ही तो काम कर रहे हैं। नहीं, देखना होगा हमको इस बात को कि जो कुछ लाउड स्पीकर पे आ रहा है या जो कुछ जागृते में हो रहा है, वो धार्मिक है या राजनीतिक है। हमें हर बार परखना होगा कि ये धर्म जो है, वो कहीं राजनीति का मिश्रण तो नहीं है। ये उस वजह से तो नहीं किया जा रहा है। ये किसी छोटी-सी जिसको मैं कह रहा हूँ कि मुल्क को, नाम को, धर्म को, अपनी इज़्ज़त को कितना सस्ता बेच रहे हैं।
उस राजनीति को खुश करने के लिए जो नफ़रत की राजनीति है। सवाल ये है और मैं जैसा कह रहा हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि इस मुल्क की अवाम ज़रूर उठेंगे और इन कोशिशों को नाकाम बनाएँगे। हाँ, ये ज़रूर है कि सत्ता आज उनके हाथ में है, लेकिन एक ज़माने में सत्ता इस देश की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश इम्पीरियलिज़्म के हाथ में थी। उनको भी हटना ही पड़ा था। जिस दिन जनता ने ये यकीन और विश्वास के साथ प्रण कर लिया था कि हम निकाल सकते हैं। ऐसे लोग इस देश की 2500 की संस्कृति को रौंद नहीं सकते। मैं नहीं समझता कि ये रौंद पाएँगे। कोशिश कर रहे हैं, पर उसके बहुत खिलाफ शुक जी। बहुत शुक्रिया गौर साहब, बोलते हैं हिंदुस्तान को वक़्त देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।